हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक टेक्निकल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक का आपको पूरा सिखाऊंगा हार्डवेयर। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हार्डवेयर होता क्या है। ये बेसिक है, क्योंकि हमको जब तक पता नहीं होगा कि हार्डवेयर क्या होता है तो हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे कि आगे और कंपोनेंट के बारे में भी। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारी हार्डवेयर सीरीज का पार्ट 1। तो दोस्तों, हार्डवेयर वो है जिसे हम देख भी सकते हैं और हम छू भी सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उसको आप बस देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते, क्योंकि वो होता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो होता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट रहते हैं, जो भी फिजिकली जिसको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। तो दोस्तों, अगर मैं अच्छे से बात करूं तो हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, आईसीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो दोस्तों, जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो स्क्रीन कंप्यूटर भी हो सकती है, टैबलेट, मोबाइल में से किसी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक कंप्यूटर में जितने भी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस होते हैं, वो सभी हार्डवेयर ही होते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमको अपने सिस्टम में गाना सुनना है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर से बोल दोगे कि मेरे को गाना सुनना है और वो प्ले हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको गाना सुनने के लिए किसी भी एक्सटर्नल या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हो गया विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया अपना, और जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर। आपको कोई से भी मीडिया प्लेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप सॉन्ग सुन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ओनली हार्डवेयर के जरिए ही समझ पाएंगे। और आपको गाना सुनने के लिए किसी भी मीडिया प्लेयर को ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, और आप उसको इनपुट देंगे, उसके बाद ही वो आपका गाना प्ले कर पाएगा। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अकेला हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता है, और ना ही अकेला सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तभी वर्क कर पाएगा तब आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर होगा, और अकेला सॉफ्टवेयर तो वर्क कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हार्डवेयर से ही सिस्टम चालू होता है। तो आप अब समझ पाए कि हार्डवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि हार्डवेयर क्या होता है। की कोशिश करते हैं कि हार्डवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, हार्डवेयर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो बाकी हार्डवेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी उन पर ध्यान न देते हुए हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने दो टाइप्स के सिस्टम देखे होंगे, जैसे कि एक होता है हमारा लैपटॉप और दूसरा होता है डेस्कटॉप। लैपटॉप जो होता है हम जो पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हैं, और डेस्कटॉप जो होता है वो हम ओनली घर पे ही या कहीं ऑफिस पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट लगे होते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप के सारे फिजिकल कंपोनेंट एक साथ जुड़े होते हैं, मगर डेस्कटॉप के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जो भी जो हमारा कैबिनेट हुआ, उसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। लेकिन दोस्तों, हार्डवेयर लगभग दोनों में एक जैसे ही होते हैं। चलिए इन हार्डवेयर के टाइप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हार्डवेयर के जो भी टाइप्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट होता है, जो कि फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। और दूसरा दोस्तों होता है माउस। अब तीसरी की बात करते हैं, तो थर्ड होता है हमारा स्कैनर। जो दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब हार्डवेयर डिवाइस है। और हमारा फोर्थ होता है मॉनिटर। फिफ्थ की बात करें तो CRT मॉनिटर होता है। सिक्स्थ कंपोनेंट की बात करें तो होता है हमारा LCD मॉनिटर। सेवंथ बात करें तो हमारा होता है स्पीकर।
एट्थ होता है हमारा प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर के बाद होता है हमारा नाइन्थ जो है मदरबोर्ड। और उसके बाद होता है हमारा टेंथ सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारा 11 होता है रैम, जिसको बोलते हैं हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 12th होती है हमारा एक्सपेंशन कार्ड, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं। और एक्सपेंशन कार्ड का 13 होता है जो कि हमारा साउंड कार्ड। और उसके बाद 14 होता है हमारा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई जिस। और उसके बाद हमारा 15 होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद हमारा 16 की बात करते हैं तो हमारा 16 होता है DVD राइटर, जिसको हम DVD ड्राइव भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम बस हार्डवेयर के टाइप के बारे में ही जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के हार्डवेयर होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों आपको यदि नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक टेक्निकल में। तो दोस्तों ये हार्डवेयर सीरीज का पार्ट 2 है। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारी हार्डवेयर सीरीज का पार्ट 1 था। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में आपने देखा कि हार्डवेयर क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर में, और डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम उन्हीं डिवाइसों को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि उन डिवाइसों में क्या होता है और कैसे वर्क होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट था कीबोर्ड। तो दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और दोस्तों कीबोर्ड के बिना जो भी हमारा कीबोर्ड होता है उसके बिना हम अपने सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड की बहुत ज़रूरत होती है हमारे, यदि सिस्टम चलाना है हमको तो कीबोर्ड की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि हम कीबोर्ड के बिना हम सिस्टम में इनपुट नहीं दे सकते हैं। और जो भी आपको टाइप करना है वो आप कीबोर्ड के थ्रू ही करेंगे, आप माउस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी डेली लाइफ में, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हार्डवेयर डिवाइस कीबोर्ड ही है जो कि सिस्टम में यूज होता है। और दोस्तों ये पहले आते थे PS2 पोर्ट के साथ, और आजकल कीबोर्ड आते हैं USB पोर्ट के साथ। तो दोस्तों जो हमारी सेकंड हार्डवेयर डिवाइस है उसके बारे में हम जानते हैं, जो कि है माउस। दोस्तों माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि हम जो क्लिक करते हैं, जो भी हमारा जो एरो वर्क होता है वो माउस के थ्रू ही होता है। और माउस में लेफ्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक होती है, और बीच में होता है स्क्रॉल करने का। यदि हमको कुछ वेब पेज है, हम जैसे ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं तो हमको कुछ डाटा देखना है, और वो यदि नीचे तक है तो हमको स्क्रॉल करके जाना पड़ता है कि हाँ इस पेज में और कुछ भी है। तो इसके लिए हमको माउस का यूज़ करना पड़ता है। ये हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, मगर कीबोर्ड से करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और माउस से थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम माउस का भी यूज़ करते हैं। और सब हार्डवेयर डिवाइस के अलग अलग यूज़ हैं। दोस्तों जो अब हमारा थर्ड हार्डवेयर डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। दोस्तों स्कैनर एक जो कि है एक्सटर्नल हार्डवेयर है, जिसको हम अलग से लगाते हैं हमारे सिस्टम में, जो कि USB केबल के थ्रू लगाते हैं हम। और उससे जो भी डॉक्यूमेंट को हमको स्कैन करना देता है, जैसे कि हमने कुछ लिखा है, एक एप्लीकेशन लिखी है, उसको हमको स्कैन करना है और हमारे सिस्टम में देखना है कि क्या है उस एप्लीकेशन में, और उसको स्कैन करके हम अपने सिस्टम में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और
उसमें स्कैनर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जो कि हमारा हमने जो लिखा है उसमें से कुछ भी ब्लर नहीं होता है, पूरी एग्जैक्टली जो जैसा लिखा है वैसा ही स्कैनर के थ्रू हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। इसलिए स्कैनर का यूज़ करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हुआ, फोटोज हुई, उसको स्कैन करके हम हमारे सिस्टम में स्टोर कर सकें। तो दोस्तों हमारा फोर्थ हार्डवेयर डिवाइस है मॉनिटर। दोस्तों मॉनिटर का यूज़, जो कि हमारा जो मॉनिटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो भी कंप्यूटर में मॉनिटर का यूज़ अपने जो भी हमने इनपुट दिया है उसको आउटपुट के जरिए दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये होता है टीवी की तरह, जैसे कि हमारे घर में टीवी होती है वैसे ही मॉनिटर को भी टीवी ही कहते हैं। क्योंकि मॉनिटर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको अच्छा रिवॉल्यूशन और अच्छी पिक्चर क्वालिटी वो सब हमको अच्छे से देखने को मिले, और जो भी हमने इनपुट दिया उसको आउटपुट के थ्रू अच्छे से हमको दिखे और हम उस चीज़ को समझ पाएं। और दोस्तों ये लैपटॉप में इसकी स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा 15.6 सेंटीमीटर सॉरी इंच की आती है, और क्योंकि लैपटॉप में स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड साइज है वो 15.6 ही है, इससे ज़्यादा हाई लैपटॉप नहीं आता है। और हम यदि डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हम कितना भी बड़ा मॉनिटर लगा सकते हैं। दोस्तों हमारा फिफ्थ हार्डवेयर डिवाइस है जो कि है CRT मॉनिटर। दोस्तों CRT मॉनिटर के बारे में बताऊं तो जो कि हमारे घर में जो बड़ा सा टीवी होता है जिसके पीछे से एक बहुत बड़ा चोंगा सा निकला रहता है उसको बोलते हैं CRT मॉनिटर। उसको, जो कि हमारे घर में टीवी पुराने जमाने में होती थी, उसको ही CRT मॉनिटर कहते हैं। और वो डेस्क की स्पेस और जो भी घर में जगह रहती है उसको बहुत ज़्यादा घेरता है, और उसमें जो कि बिजली का बिल आता है वो भी उसको बहुत कंज्यूम करता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। और आजकल CRT मॉनिटर का यूज़ बंद ही हो गया है, और बनना तो बहुत दिन से बंद हो गया है। तो CRT मॉनिटर वही होते हैं जो कि डिस्क स्पेस को ज़्यादा घेरते हैं और जो बड़े साइज के होते हैं, और आजकल तो ये नहीं चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ हार्डवेयर डिवाइस की, जिसका नाम है LCD मॉनिटर। दोस्तों LCD मॉनिटर की बात करें तो ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, और CRT मॉनिटर के बाद अपग्रेडेड जो भी आया है उसको वो ही LCD मॉनिटर है। दोस्तों ये LCD मॉनिटर डिस्क स्पेस बहुत कम घेरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम यूज़ करते हैं, और ये लाइट वेट के होते हैं। जैसे CRT मॉनिटर बहुत ज़्यादा वेट के होते थे, ये कम वेट के होते हैं। दोस्तों मतलब कि बहुत टाइम से ये ही यूज़ हो रहे हैं, LCD मॉनिटर ही बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं, और इनका यूज़ हो रहा है लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, टच स्क्रीन का भी काम करते हैं। ये LCD मॉनिटर जो होते हैं टच स्क्रीन और बाकी LCD हार्डवेयर मॉनिटर सब में आते हैं। ये टैबलेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जो कि अभी तो LED आने लगे हैं, LED आने लगी नई नई, और LED फ़ोन डिस्प्ले भी आने लगे। मगर जो कि थोड़े पुराने फ़ोन थे वो LCD आते थे, LCD डिस्प्ले आता था उन पे, और वो बहुत ही अच्छे रहते थे और कम इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी LCD मॉनिटर पे। दोस्तों अब सेवंथ हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिसका नाम है स्पीकर। दोस्तों स्पीकर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, ये तो आप जानते ही होंगे, और इसका यूज़ होता है सॉन्ग सुनने के लिए। और ये जो कि हम जो प्ले करते हैं उसको, जो कि साउंड है उसको आउटपुट के रूप में हमें सुनाई देता है। और जो भी आजकल ऑल इन वन पीसी आ रहे हैं उनमें आजकल इनबिल्ट ही आता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसका नाम है प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज़ हम, जो कि हमको हमारे सिस्टम से प्रिंट करवाना है। यदि हमने जो अभी आपके सामने हम जो लिख रहे हैं इसी को यदि हमको प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+P, और जो भी हमारे सिस्टम से प्रिंटर अटैच होगा हम उसमें प्रिंट दे देंगे, तो वो जो कि ये सॉफ्ट कॉपी है वो हार्ड कॉपी में हमारे सामने आ जाएगी। प्रिंटर का काम यही है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों अब नाइन्थ हार्डवेयर डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है मदरबोर्ड।
दोस्तों मदरबोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर के लिए करते हैं, क्योंकि बिना मदरबोर्ड के हम किसी भी कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में ही सारे डिवाइस और सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, जैसे कि रैम मदरबोर्ड में लगती है, एसएमपीएस जो भी पावर होता है हम पावर मदरबोर्ड को देते हैं पावर सप्लाई के थ्रू, और बाकी सारे कंपोनेंट प्रोसेसर और जो भी ग्राफिक कार्ड और रैम और हार्ड डिस्क जो भी सब हमारा कंपोनेंट होते हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइस होती है वो सब मदरबोर्ड में ही लगी होती है। इसलिए हमको मदरबोर्ड का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिना मदरबोर्ड के सिस्टम नहीं चल सकता है, इसलिए मदरबोर्ड का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों मदरबोर्ड में पीसीबीज लगे होते हैं बहुत सारे, जो कि अलग अलग काम करने के लिए लगे होते हैं। दोस्तों जो हमारा 10th है वो है सीपीयू, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये खुद हार्डवेयर नहीं है, मगर इसके अंदर कई छोटे छोटे हार्डवेयर होते हैं और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी मतलब ब्रेन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा दिमाग हमें जो बोलता है हम वही करते हैं, जैसे। और इसमें दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एएलयू, सीयू और एमयू। दोस्तों एएलयू जिसे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कहते हैं, और सीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और एमयू को कहते हैं मेमोरी यूनिट। दोस्तों एएलयू अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए होता है, और एलयू कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दोस्तों जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दोस्तों एमयू में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसको बोलते हैं हम रैम। दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। यह मेमोरी दोस्तों ज़्यादातर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है, मतलब कि जो भी हमारा हार्ड डिस्क होती है और जो भी पेन ड्राइव, जैसे आपने देखी होगी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी और बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं, ये उससे कम होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में होती है 1 GB की रैम, 2 GB की रैम, 3 GB, 4 GB और उससे भी ज़्यादा की होती है। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है और ये हार्डवेयर रेक्टेंगल शेप में होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन कार्ड, और दोस्तों इसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ग्राफिक कार्ड यह एक हार्डवेयर जैसा ही दिखता है, मतलब जो कि हार्डवेयर डिवाइस है वैसा ही दिखता है। इसे मदरबोर्ड में ही इंसर्ट किया जाता है। ग्राफिक कार्ड का यूज दोस्तों मॉनिटर पे जो भी इमेज हम जो देखते हैं, इमेज या वीडियो, वो रेंडरिंग प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डाटा को इस तरह कन्वर्ट करता है और सिग्नल जनरेट करता है, जैसे आपका मॉनिटर आसानी से समझ सकता है। दोस्तों जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना ही अच्छी इमेज प्रोड्यूस होगी आपके सिस्टम में। और दोस्तों गेमर्स और जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे दिखें, और वीडियो एडिटिंग वाले भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। दोस्तों इसको मदरबोर्ड में लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी मदरबोर्ड वाले पार्ट में बताया कि मदरबोर्ड में ये सब लगाए जाते हैं, तो ग्राफिक कार्ड को भी मदरबोर्ड में ही इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों एक छोटा सा चिप जैसा होता है मदरबोर्ड जैसा, सॉरी जो हमारा सीपीयू रहता है प्रोसेसर उसके जैसा ही दिखाई देता है ये। दोस्तों हमारा 13 है साउंड कार्ड, इसको हम एक्सपेंशन कार्ड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इसको यदि सेकेंडरी नेम से जाना जाए तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, साउंड बोर्ड भी और ऑडियो कार्ड भी। दोस्तों जो कि हमारा जो हम इनपुट करते हैं हमारा, जैसे कि हम केबल हमारी साउंड सुनने के लिए, जैसे ईयरफोन जैक, और जो भी हम स्पीकर के लिए इनपुट जो भी हम पिन लगाते हैं, तो वो साउंड कार्ड के थ्रू ही हम इंसर्ट कर पाते हैं। यदि हमारे सिस्टम में साउंड कार्ड नहीं होगा तो हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम सॉन्ग सुन पाएंगे, तो साउंड कार्ड का यूज इसलिए किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसका नाम है एसएमपीएस, जिसको बोलते हैं हम स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और ये एक स्क्वायर शेप में होता है। दोस्तों ये डिवाइस कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को पावर देता है, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, फैन को
पावर देता है, वैसे ही मदरबोर्ड से अलग अलग हिस्सों तक पावर जाती है। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने पावर सप्लाई लगाया और पावर सप्लाई मदरबोर्ड को पावर देगा, और मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ पावर आ रही है, जैसे रैम को पावर देगा मदरबोर्ड, जैसे हार्ड डिस्क को पावर देगा, सीडी राइडर को देगा, जो भी पावर रहता है। जैसे हम पावर सप्लाई का मदरबोर्ड में लगाएंगे तो हमारा प्रोसेसर भी वर्क करने लगेगा, जो भी सारे कंपोनेंट होंगे वो एसएमपीएस के थ्रू ही हमारा मदरबोर्ड वर्क करता है। जब तक एसएमपीएस के जरिए मदरबोर्ड में पावर नहीं जाएगा तब तक मदरबोर्ड और ना हमारा सिस्टम वर्क करेगा, इसलिए एसएमपीएस का यूज होता है पावर देने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसका नाम है हार्ड डिस्क, जिसका यूज हम करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। इसको सेकेंडरी डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कुछ भी वीडियो को आपको परमानेंटली स्टोर करना है और किसी भी चीज को आपको परमानेंट स्टोर करना है तो आप सेकेंडरी डिवाइस में हार्ड डिस्क होती है हमारे सिस्टम में, जैसे कि 1 TB, 500 GB, 80 GB, 160 GB या कई प्रकार की आती हैं, तो हम इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसमें हम परमानेंट डाटा सेव कर पाए और हमारा सिस्टम बंद होने के बाद भी हमको फिर से डाटा दे, तो उसके अंदर हम हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं वो डाटा को। दोस्तों और हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वर्क करते हैं। यदि हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं होगी तो हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ चला पाएंगे, बस हम बायोस तक जा पाएंगे जो कि हमारे मदरबोर्ड में होता है, और हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के हम अपना सिस्टम अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क का यूज होता है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है जिसको बोलते हैं डीवीडी ड्राइव या डीवीडी राइटर। दोस्तों डीवीडी ड्राइव और डीवीडी राइटर एक ही चीज होते हैं, जो कि हमको कुछ भी प्ले करना है और सीडी के थ्रू या डीवीडी के थ्रू, तो हमारे कंप्यूटर में एक डीवीडी राइटर लगा रहता है जिसको हम ओपन करके उसमें सीडी लगा के उसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे जो भी डीवीडी में होगा वो हमारे सिस्टम में प्ले होगा। तो डीवीडी राइटर का यूज इसलिए करते हैं कि जो भी डीवीडी को हमारे सिस्टम में इनपुट मिले और जो भी डीवीडी में वो हमको दिखे बस। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है और मैंने आपको सारे हार्डवेयर डिवाइस के बारे में डिटेल्स में बताया है, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जैसे कि नेक्स्ट वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो हार्डवेयर या नेटवर्किंग की आएगी तो आप अच्छे से देख पाएंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक टेक्निकल में। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने 2 पार्ट बनाए थे वो बनाए थे मैंने हार्डवेयर सीरीज पे, और अब मैं बनाऊंगा नेटवर्किंग पे। दोस्तों मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग की सीरीज को एक साथ लेके चलूंगा, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्डवेयर भी आप जानते जाएंगे और उसके साथ साथ आप नेटवर्किंग भी। तो दोस्तों 2 वीडियो मेरी हार्डवेयर पे थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 हार्डवेयर का हो चुका है। अब मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ नेटवर्किंग का। तो दोस्तों आपको जानना होगा नेटवर्किंग सीखने से पहले, उसके कंपोनेंट जानने से पहले कि नेटवर्किंग होती क्या है, फिर ही उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे कि नेटवर्किंग में कंपोनेंट, जो भी डिवाइसेस और क्या क्या केबल्स और क्या क्या यूज होता है नेटवर्किंग में। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और हार्डवेयर नेटवर्किंग की सीरीज मिलती रहेगी। थोड़े दिन बाद मैं लिनक्स की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो दोस्तों नेटवर्किंग ये होती है जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए डाटा ट्रांसमिट और रिसोर्सिंग शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ जब लिंक्ड होती हैं, यानी कनेक्ट होते हैं, तो उसे नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो आप जान ही पाएंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, ये 2 डिवाइस हो गई, और ये तीसरा कंप्यूटर है हमारा, और एक ये राउटर मान लो अपन। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस मतलब
कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये एक डिवाइस यहाँ से कनेक्ट है, ये डिवाइस इससे कनेक्ट है, ये डिवाइस इससे कनेक्ट है और ये डिवाइस राउटर से कनेक्टेड। मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा PC1, ये हो गया हमारा PC2, ये हो गया PC3 और ये हो गया हमारा राउटर। तो दोस्तों जैसा कि ये कितनी 4 डिवाइस हो गई हैं और नेटवर्किंग क्या कहता है कि दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये आप 4 डिवाइस है, ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि राउटर है, ये इस पीसी से कनेक्टेड है, ये इस पीसी से कनेक्टेड है और ये वाला पीसी भी इस पीसी से और इस पीसी से। तो दोस्तों जो भी राउटर से इंफॉर्मेशन ये पीसी लेगा, मान लो कि ये सर्वर है एक, इसको हमने PC3 नाम तो दे दिया मगर हम इसको सर्वर भी बोल सकते हैं। तो ये एक सर्वर है। तो जब भी ये दोनों कंप्यूटर हैं ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर राउटर से रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी डाटा ये दोनों सर्फिंग करना चाहते हैं वो पहले इस पीसी पे आएगी और इस सर्वर पे और उसके बाद आएगी राउटर पे। ये पीसी हो गया, ये पीसी इससे कम्युनिकेट करेगा, ये पीसी ये सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और ये आपस में एक दूसरे से पिंग के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं और ये दोनों आपस में डाटा भी शेयर कर सकते हैं कि इसमें पिंग लिख के आप इस सिस्टम का आईपी एड्रेस लिख देंगे तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा और आप इसका डाटा इसमें शेयर कर सकते हैं और इसका डाटा इसमें शेयर कर सकते हैं। और आपको यदि सर्फिंग करनी हो तो आप सबसे पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर सर्वर जाएगा राउटर पे और राउटर जाएगा आईएसपी पे। आईएसपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये नेटवर्किंग ऐसे काम करता है, मतलब नेटवर्क जाल है, नेटवर्क को बोलते हैं हम जाल, और नेटवर्किंग होती है उसमें उसके अंदर जो भी डिवाइसेस काम करती हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो दोस्तों आप समझ पाए कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि ये नेटवर्किंग डिवाइस हो गई हमारी, ये जो राउटर है ये हमारा हो गया नेटवर्किंग डिवाइस और इसके साथ स्विच और बहुत सारी डिवाइसेस होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग और नेटवर्क होता क्या है। तो दोस्तों एक दूसरे से जब लिंक और कनेक्ट होते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करने के पूरे प्रोसेस को नेटवर्किंग कहते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमको एक नेटवर्क बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स काम करेंगे, जैसे कि HTTP, HTTPS, ये सब होते हैं प्रोटोकॉल्स। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं और इनकी वर्किंग क्या है और ये किस तरह से सिक्योर हैं या नहीं है। तो हम इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। दोस्तों हम कंप्यूटर नेटवर्क को वायर्ड या वायरलेस के थ्रू ही कनेक्ट, दो ही मीडियम होते हैं, वायर्ड या वायरलेस। हम कंप्यूटर्स नेटवर्क में यही दो मीडियम यूज करते हैं, वायर्ड या वायरलेस। जैसे वायर्ड होता है हमारा केबल के थ्रू और वायरलेस होता है हमारा वाईफाई हो गया, इसके थ्रू कर सकते हैं हम कनेक्ट। दोस्तों कॉमन डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ शेयर करने के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि हमको किसी भी इसका डाटा शेयर करना है इस पे और इसका डाटा इस पे शेयर करना है। अब बीच में यदि केबल नहीं होगी तो हम इसका डाटा इसमें शेयर नहीं कर पाएंगे, और केबल होगी और इसी के केबल के थ्रू ही हम इसका डाटा इसमें सेंड कर पाएंगे और इसका डाटा इसमें सेंड कर पाएंगे। तो आप समझ गए कि कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, वायर्ड या वायरलेस मीडियम होना चाहिए, तभी हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों पूरे नेटवर्क बनाने के लिए प्रोसेस को नेटवर्किंग कहा जाता है। मतलब आपको ये बताया कि ये पूरा प्रोसेस जो भी है एक नेटवर्किंग कहा जाता है इसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क की, कि नेटवर्किंग के फायदे क्या है।
दोस्तों किसी भी चीज को क्रिएट करने के पीछे एक ना एक रीजन तो होता ही है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है। जो हम नेटवर्क बनाते हैं और हमको यदि कुछ भी डाटा शेयर करना है तो हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ भी डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं या किसी भी सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। दोस्तों इसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कनेक्ट होता है और आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फास्टर कम्युनिकेशन। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का प्रोसेस होता है, मतलब जोड़ने की प्रोसेस होती है बहुत सारे कंप्यूटर्स को या नेटवर्किंग डिवाइस को जोड़ने के लिए। नेटवर्किंग को दोस्तों जनरली कम्युनिकेशन और डाटा एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम रियल टाइम में, आप जान सकते हैं कि रियल टाइम में हम किसी के भी पास मैसेज कर सकते हैं। मतलब कि आपको नेटवर्किंग के थ्रू कहीं भी आपको जैसे एक्सेस करना है या डाटा आपको मैसेज करना है कि हाँ इस पीसी से इस पीसी आपको डाटा भेजना है, तो आप जल्दी से वायर्ड या वायरलेस के थ्रू आप इस सिस्टम पे भेज पाएंगे। नहीं तो बीच में यदि कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर लें, आप डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर पाएंगे। वो हमें तुरंत मैसेज कर रिप्लाई कर सकता है और आप उसको मैसेज करेंगे तो वो आपको रिप्लाई भी करेगा यदि आप एक ही मीडियम में कनेक्ट हो तो। जब हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस नहीं थे तो हम अपना मैसेज पोस्ट ऑफिस डाकघर के थ्रू भेजते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ मीडियम ही नहीं था कि हम किसके थ्रू डाटा शेयर करें और एक्सेस करें। तो पहले जो डाक चलता था पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम चिट्ठी लिखते थे और भेजते थे, वही सेंड और रिसीव का काम होता था। मगर आजकल ये काम बंद हो गया है। हम कंप्यूटर के थ्रू नेटवर्क में जुड़ के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या कहीं भी वायर्ड या वायरलेस के थ्रू हम डाटा शेयर कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। दोस्तों जब से लेकिन नेटवर्किंग आया तब से हम अपना मैसेज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के भी पास एक सेकेंड, कितने भी सेकेंड्स और मिनटों में भेज सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताई है। और ये कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टर है, मतलब ये कम्युनिकेशन बहुत जल्दी काम करता है और बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आप नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको सभी कंप्यूटर्स में एक ही डाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दोस्तों कि आप एक ही कंप्यूटर के डाटा को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में आपके कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मतलब आपकी स्टोरेज स्पेस बचेगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप इसमें दूसरी कोई सी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है हमारा इनएक्सपेंसिव कॉस्ट, मतलब कि सस्ती लागत। ठीक है, जब आप नेटवर्किंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आप एक ही रिसोर्सेज को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स के साथ उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपके पैसे की बचत होगी। जैसे कि यदि आप एक इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहे हैं तो आप एक ही सीपीयू को कई जगह सारे डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको केवल एक ही सीपीयू का कॉस्ट लगेगी। तो हमारा फोर्थ है इजीली फाइल शेयरिंग। दोस्तों आप आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल शेयर कर सकते हैं इजीली। और फिफ्थ है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। आप नेटवर्क सिस्टम के जरिए एक रिसोर्सेज, दोस्तों जैसे कि प्रिंटर, सीपीयू एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस को बहुत सारे डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने, ये एक सर्वर है मान लिया, इस पे आपने एक लगा दिया है प्रिंटर, ये हो गया हमारा प्रिंटर। ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है मान लिया। और आपको यदि इस सिस्टम से इस सिस्टम को प्रिंट देना है, ये सिस्टम से आपको इस सिस्टम को प्रिंट देना है, तो आप डायरेक्ट ही
क्योंकि सर्वर से तो कनेक्ट है ये प्रिंटर और आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, तो इस प्रिंटर को हम शेयर कर देंगे जिससे कि ये पीसी भी इससे प्रिंट निकाल पाए और ये वाला पीसी भी इस प्रिंटर पे प्रिंट निकाल पाए। यही है नेटवर्किंग के बेनिफिट्स कि आप एक ही रिसोर्सेज को कहीं भी एक लैन या वायर्ड या वायरलेस के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कोई भी रिसोर्सेज को। और दोस्तों 6 पॉइंट है हमारा इजी टू यूज। नेटवर्किंग डिवाइस के कारण आपको सभी कंप्यूटर्स में बार बार किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों ना ही आपको बार बार कोई चेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको यूज करना बहुत ही आसान है। और अब हो गई हमारे एडवांटेज की बात और अब बात करते हैं हमारे डिसएडवांटेज की बात। दोस्तों जब किसी भी चीज का फायदा होता है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों उसी प्रकार कंप्यूटर्स नेटवर्क के कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी इशू। दोस्तों जब आप नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐड होते हैं तो उनमें से कोई एक आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा या फिर कोई एक्सटर्नल या कोई बाहरी लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। जब लोग एक दूसरे के बीच रिसोर्सेज और फाइल शेयर करेंगे तो कोई इलीगल पर्सन नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेगा ही, इसलिए नेटवर्क के साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। और दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी इशू तो बहुत है, जैसे कि इसके सिक्योरिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर मैं आपको एक बेसिक सा बता देता हूँ कि आपको यदि कोई इस सर्वर पे कोई बाहरी सिस्टम ना आ पाए तो आपको सबसे पहले राउटर्स राउटर्स के थ्रू आएगा वो, ठीक है, वो सर्वर पे अटैक करने की कोशिश करेगा हमारे, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी के लिए इस पे फायरवॉल लगाना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी एसएसएच की और कुछ बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जिसको आपको राउटर पे कनेक्ट करना पड़ेगा, फायरवॉल लगाना पड़ेगा और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो आपको राउटर पे लगाना पड़ेगा। तो यही होती है सिक्योरिटी। और दोस्तों इसके बाद सेकंड पॉइंट है इट्स लैक रोबस्टेंस। इनमें से मतलब कि मजबूती। दोस्तों जब कभी भी मेन सर्वर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है, तो उससे कनेक्ट सारे सिस्टम यूजलेस हो जाते हैं, मतलब कि बिना काम के हो जाते हैं। फिर उन सभी सिस्टम से कोई काम नहीं हो पाता। जैसे कि ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर यदि खराब हो गया मान लीजिए, तो इस सर्वर से ये दोनों पीसी कनेक्टेड है और इससे और सारे पीसी भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो राउटर से तो एक्सेस बस यही सिस्टम मतलब सर्वर इसी से ही कनेक्ट है राउटर से, और बाकी ये दो सिस्टम तो इस सर्वर से कनेक्टेड है। यदि ये सर्वर खराब हो गया तो ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ भी डाटा शेयर, ना कुछ भी ब्राउजिंग कर पाएंगे। तो यही है इसमें कि एक सर्वर यदि ये सिस्टम खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इससे कम्युनिकेट करेगा, मगर हमारा सर्वर यदि खराब हो गया तो फिर ये दोनों सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ भी ब्राउज कर पाएंगे और ना ही कुछ रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि हमको ये चीज चाहिए या कुछ भी। तो यही एक डिसएडवांटेज है कि हमारा सर्वर खराब हो गया तो हम ना डाटा शेयर कर पाएंगे ना कुछ भी ब्राउजिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है इट्स रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव सेटअप। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि नेटवर्किंग करने के लिए आपको कुछ नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, हब, राउटर, इन डिवाइसों की आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉस्ट को ज़्यादा करेगा, मतलब इसके कारण ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग करने के लिए नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके सिस्टम में सबसे पहले एनआईसी कार्ड लगा होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैन कार्ड होता है जिसको हम लैन कार्ड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, और इसको मैं अभी बस डिवाइसेस के नाम बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं डिवाइसेस के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट डिवाइस है हमारी हब। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये डिवाइसेस क्या काम करती हैं। और हम हब है हमारी सेकंड डिवाइसेस है, इसका नाम है स्विच। थर्ड डिवाइसेस है राउटर। और हमारी फोर्थ डिवाइसेस है ब्रिज। इसकी मैं आपको सारी वर्किंग बताऊंगा कि कैसे काम करती हैं सारी डिवाइस। और हमारी फिफ्थ डिवाइस है जो कि है रिपीटर। सिक्स्थ डिवाइस है हमारी NIC। NIC कार्ड, जिसको बोलते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मैं आपको एक वो भी दे देता हूँ। ये होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हमारी 7 डिवाइस है जिसका नाम है फायरवॉल। अभी मैंने फायरवॉल के बारे में बताया है कि कैसे फायरवॉल यूज होता है, हमने राउटर में कैसे फायरवॉल लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 7 डिवाइसेस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइस कैसे काम करती है और कौन सी डिवाइस सिक्योर है और कौन सी डिवाइस सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक टेक्निकल में। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात कर दी कि ये नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बस आपको बताया था कि कौन कौन सी होती हैं, और आज मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं और इनके बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताने की मैंने बोला था। तो ये वीडियो वो है जिसमें मैं आपको इन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये नेटवर्किंग सीरीज का पार्ट 2 है। अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। मैं आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती है और उनका क्या काम होता है। तो हमारी फर्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस है जिसे आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, उसका नाम है हब। दोस्तों हब को नेटवर्क हब भी कहा जाता है और ये एक कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका यूज लैन के सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। आप समझ पाए कि लैन जो होता है, हम एक लोकल एरिया नेटवर्क, वो हमारे लोकल एरिया में जो कनेक्ट करते हैं उसके जो भी उसमें सेगमेंट्स रहते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हब का यूज होता है। और हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि एक पोर्ट के पास कोई भी पैकेट आता है, जैसे कि आपने किसी को भी लैन में कुछ भी भेजा है, हब जैसे आपकी सेंटर डिवाइस हब लगी है और आपने किसी को डाटा भेजा है, ठीक है। तो जैसे ही वो डाटा हब के पास जाएगा, हब उस डाटा को कॉपी करके जितनी भी डिवाइसेस हब से कनेक्टेड है तो वो सारी डिवाइसेस को कॉपी करके जो आपने डाटा भेजा है वो सारी डिवाइसेस को भेज देगा। और जितने भी लेंथ सेगमेंट उस हब से कनेक्टेड हैं वे सब इस पैकेट्स को देख भी सकते हैं। मतलब कि जो भी आपने सेंड करा है, आपने तो करा है कि पर्टिकुलर इस डिवाइस को मिलने, मगर जो सेंटर डिवाइस हब है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है, इसलिए उसको यह नहीं पता रहता है कि किसको भेजना है। आपने जैसे डाटा भेजा और वो हब के पास गया
और हब के थ्रू वो जितने भी लैन में जो भी पीसीस कनेक्टेड होंगे वो उन सबके पास डाटा चला जाएगा और उन डाटा को वो एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सेकंड डिवाइस है जिसका नाम है स्विच। एक नेटवर्क स्विच कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि पैकेट स्विचिंग के द्वारा डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर जोड़ने का काम करता है, जिसके द्वारा सोर्स डिवाइस जो होती है उससे डाटा सेंड किया जाता है, जो कि हमारी सोर्स जो हमारे पास, जैसे हमारे पास पीसी है, हम उससे डाटा सेंड करते हैं और उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है, फिर डेस्टिनेशन डिवाइस के पास रिसीव होता है। जैसे कि हमने डाटा सेंड करा और जो हमने आईपी डाला वो डाटा उसी के पास जाएगा, ना कि हब जैसे कि आपने एक डाटा सेंड करा और वो सारी डिवाइसेस के पास चले जाए। ऐसा नहीं होता। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, इसलिए आजकल उसका यूज ज्यादा करते हैं और हब तो लगभग बंद ही हो गए हैं। स्विच जो है अपनी जो भी डेस्टिनेशन फाइंड करता है और उसका आईपी एड्रेस भी चेक करता है और उसका मैक एड्रेस भी चेक करता है, तभी उस डिवाइस के पास वो डाटा पहुंचाता है। यदि उसको नहीं मिलेगा, वो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, तो वो डाटा नहीं सेंड करेगा। तो स्विच का काम यही है कि जो भी सही डेस्टिनेशन है उस तक हमारा डाटा पहुंचाना। और नेटवर्क स्विच को स्विचिंग हब, ब्रिजिंग हब और मैक ब्रिज भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मैक एड्रेस पर भी काम करता है, क्योंकि जब आपने किसी को डाटा सेंड करा, ये उसका आईपी एड्रेस भी देखेगा और मैक एड्रेस भी। यदि दोनों मैच होंगे तो ये डाटा उसको सेंड कर देगा। तो दोस्तों हमारी थर्ड डिवाइस है जिसका नाम है राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा को फॉरवर्ड करने का काम करता है। जनरली जैसे कि राउटर अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, और जो राउटर ट्रैफिक डायरेक्टिंग के जैसा काम करता है। मतलब कि यह रूट बताने का काम करता है कि हाँ, हमारा डाटा किस रूट से जाएगा और कहाँ पहुंचेगा। जैसे कि हमने हमारा एक पीसी है, उसके बाद हम लगाएंगे स्विच या हब जो भी लगा ले, उसके बाद लगता है हमारा राउटर, क्योंकि हमारा डाटा जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं लैन में तो कर सकते हैं, मगर राउटर हमारा काम करता है वैन प्रोटोकॉल में, क्योंकि आप लैन में भी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा डाटा आता है, जैसे राउटर का काम होता है आईएसपी से नेट इंटरनेट लेना और जो भी जहाँ भी वो कनेक्ट है जैसे लैन में वैन में उनको सबको प्रोवाइड करना, ये राउटर का काम होता है। इंटरनेट पर जितने भी डाटा सेंड करे जाते हैं वो सब डाटा एक पैकेट के फॉर्म में होते हैं, और जब इंफॉर्मेशन का पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर में नेटवर्क के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है तब एक इंटर नेटवर्क बनता है। जबकि दोस्तों जब तक कि डाटा अपने डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाए, वो जब तक चेक करता ही रहता है कि जो भी डाटा सेंड किया गया है वो जहाँ पे भेजना था वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। राउटर का काम ये भी होता है कि जो भी डाटा है सही जगह पे और सही टाइम पे पहुंच जाए। तो दोस्तों हमारी फोर्थ डिवाइस है जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज जो है एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि एक ही प्रकार के, मतलब एक ही टाइप के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, और ये राउटर से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि राउटर दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जबकि ब्रिज सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। और ओएसआई मॉडल में ब्रिजिंग डाटा लिंक लेयर में परफॉर्म होता है। तो हम ब्रिज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने अपने सिटी में देखा होगा कि एक ही प्रकार के रोड को जोड़ने के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है, ताकि दोनों रोड एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ठीक उसी प्रकार एक ही प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज डिवाइस का हम यूज करते हैं, ताकि नेटवर्क के बीच डाटा ट्रांसमिट होता रहे। तो आप समझ पाए कि ब्रिज क्या होता है। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है रिपीटर। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करके उसको रीट्रांसमिट करने का काम करता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीट करने का काम करेगा, यानी किसी भी चीज को दोहराने का, मतलब कि रिपीट बार बार उसी चीज को करने का काम करेगा। इसका काम सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है ताकि ट्रांसमिशन दूर दूर तक हो सके। जैसे कि आपने कुछ भी डिवाइस वाईफाई डिवाइस लगाई है, ठीक है,
अपने एरिया में, और उसके जो भी उसकी रेंज है उसके बीच में आपके वाईफाई के सिग्नल्स जो कि लूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उस एरिया में जहाँ से भी आपका सिग्नल लॉस हो रहा है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ पा रहा है, और जितनी लेंथ है हमारे वाईफाई की उसके हिसाब से लेंथ नहीं सिग्नल नहीं आ पा रहा है, तो आप उस जहाँ से आपके सिग्नल वीक हो रहे हैं उसके बीच में आप एक रिपीटर जैसे डिवाइस लगा सकते हैं। तो रिपीटर वहां से सिग्नल लेगा और जितने सिग्नल रिपीटर के पास आ रहे हैं उतने ही सिग्नल वो उस रेंज तक देगा जहां तक आपके सिग्नल जो कि वीक हो रहे थे। ये सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, जो वीक सिग्नल रहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और दोस्तों हमारी नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है नेट इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC कार्ड भी बोल सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर यानी NIC भी बोल सकते हैं, नेटवर्क एडाप्टर और लैन एडाप्टर और फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस भी कहा जाता है। इसके इतने नाम होते हैं। और ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका यूज कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि आपके जैसे सिस्टम में NIC कार्ड नहीं होगा तो आप नेटवर्क को कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NIC कार्ड जब तक आपके सिस्टम में लगेगा उसके बाद ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे या नेटवर्किंग कर पाओगे। पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से पहले डिजाइन किया हुआ रहता है। मतलब कि जो भी आपका सिस्टम रहता है उसमें एक लैन कार्ड डिफॉल्ट ही आता है, जैसे मदरबोर्ड है आपका उसमें एक लैन पोर्ट आता है, उसी को बोलते हैं NIC कार्ड। यह स्पेशली लैन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्पेशली डिजाइन होता है। हमारी 7th और लास्ट डिवाइस है जिसका नाम है फायरवॉल। ये एक डिवाइस भी हो सकता है और ये एक सिक्योरिटी सिस्टम भी हो सकता है, जो कि हम नेटवर्क में इनबिल्ड लगा सकते हैं, और ये एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, जो कि फायरवॉल अनसेफ नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सेस करने से रिजेक्ट करता है, यानी कि रोकता है, और सेफ नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। और दोस्तों ये अनसेफ नेटवर्क ट्रैफिक और सेफ नेटवर्क ट्रैफिक के बीच बैरियर स्टेब्लिश करता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोका जा सके। दोस्तों जैसे कि आप एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं लैन में, और उसमें हमने फायरवॉल यूज करा है, क्योंकि जैसे अटैकर है वो हमारे सिस्टम को या हमारे जो भी स्विच है राउटर है उसको उस पर अटैक ना कर पाए, इसलिए हम उस डिवाइस पे पर्टिकुलर डिवाइस पे एक फायरवॉल लगाते हैं, जिससे कि इनबाउंड सर्विस मतलब कि कोई घुस ना पाए और यहाँ से कोई भी डाटा बाहर ना जा पाए जो कि इलीगल हो, और जो भी बेकार और जो खतरे वाली चीज रहती है उसके बीच में हम फायरवॉल लगाते हैं कि हमारे सिक्योरिटी टाइट रहे। तो दोस्तों आप समझ पाए इन 7 डिवाइसों के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेटवर्किंग में और क्या क्या होता। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक टेक्निकल में। और आज की वीडियो में हम विंडो 8 के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विंडो 8 का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। तो आपको अभी तक विंडो इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो आप ये वीडियो देख के विंडोज इंस्टॉलेशन बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों विंडो 8 और 10 का इंस्टॉलेशन काफ़ी मिलता जुलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आप विंडो 8 का इंस्टॉलेशन देखने के बाद विंडो 10 नहीं कर पाएंगे। आप आराम से विंडो 8 का इंस्टॉलेशन देखने के बाद भी विंडो 10 का इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, वो भी आसानी से। तो अब बात करते हैं कि दोस्तों यदि आपको ये वीडियो देख के डायरेक्टली आप अपने फिजिकल सिस्टम पे विंडो इंस्टॉल ना करें, और कर सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार यदि आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है तो आप VMware या Oracle VM वर्चुअल बॉक्स पे आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ कैसे इंस्टॉल हो सर, और आपका सक्सेसफुल यदि इंस्टॉल हो जाए उस पर और अच्छे से वर्क करने लगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है
आप उसमें करके देखिए, जैसे पार्टीशन बनाना और बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो भी आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको मैं आईएसओ की जो विंडो 8 की आईएसओ है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पेन ड्राइव से कैसे डालते हैं विंडो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि विंडो 8 का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे विंडो 8 मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे रैम कितनी देनी है, मैं 1 GB रैम देता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपके फिजिकल सिस्टम में कितनी GB रैम है। मेरी 4 GB रैम है, तो यहाँ पे मैं लगभग 2 GB समथिंग देता हूँ, सॉरी 1 GB समथिंग। तो यहाँ पे मैंने दी है, ये 1 GB मैंने दे दी है। और यहाँ पे नेक्स्ट करके क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क VDI करना है अपन को डायनामिकली। और यहाँ पे मैं 40 GB हार्ड डिस्क दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। ये हमारी विंडो 8 मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब हमको इसमें आईएसओ डालनी है, तो यहाँ हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे हमसे आईएसओ मांग रहा है, तो यहाँ पे हम आईएसओ सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक करके हमको आईएसओ सिलेक्ट करना है। ये विंडो 8 की आईएसओ है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज पे क्लिक कर देना और यहाँ पे स्टार्ट। ये यहाँ पे हमारा आईएसओ अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। यदि आप फिजिकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको आपकी बूट मेन्यू की जो भी है आपके सिस्टम की, लैपटॉप की, वो की प्रेस करनी है। और उसके बाद आपको फर्स्ट बूट डिवाइस में जो भी आपने सीडी लगाई हो या आपने पेन ड्राइव लगाई हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्चुअली कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएस। तो इसको यही रहने देना है, और यदि कुछ और सिलेक्ट हो तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सीधे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ। और ये यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक करके फिर यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अपग्रेड इंस्टॉल एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन। इस पे क्लिक ना करके हमको कस्टम पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, जो हमने हार्ड डिस्क बनाई थी 40 GB की फ्री, उसको हमको सिलेक्ट करना है। और यदि आप फिजिकल सिस्टम पे कर रहे हो और आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क हो, तो यहाँ पे और भी हार्ड डिस्क आ सकती है, एक ही नहीं आएगी। तो आपको उन हार्ड डिस्क को नहीं छेड़ना है, और जो अपनी सी ड्राइव है जिसमें आपका पहले से इंस्टॉल था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जिसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन चालू हो गई है। तो अब इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम में सक्सेसफुली विंडो इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे ये नाम पूछ रहा है। तो हम अपने चैनल का स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और कलर कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं, यही अच्छा कलर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये सेटिंग की पूछ रहा है कुछ, हम कस्टमाइज पे क्लिक करके देखते हैं। नो, यहाँ पे नो करना है। तो अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड और चेक ऑनलाइन सॉल्यूशन पे भी नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहा है। अभी मेरा कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्ट तो नहीं है, बट देखते हैं क्या बताता है। क्रिएट अ लोकल अकाउंट, यहाँ पे हमको यूज़र नेम देना है और वहाँ जो हमने पहले नेम दे चुके हैं अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हमको यूज़र नेम में हम वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देते हैं टेक्निकल और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, पासवर्ड हिंट 1 2 3। तो यहाँ पे ये फिनिश कर देना है और ये जो हमारी सेटिंग थी जो भी सब फिनिश हो चुकी है और ये अब हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर करेगा जो भी हमने इसको कमांड और जो भी हमने सेटिंग दी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सिस्टम में विंडो 8 इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये हो रहा है स्टार्ट। हमारी जो भी सब सेटिंग थी वो परफेक्ट थी, तो हमारा तभी हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पार्टीशन करना भी बता ही देता हूँ कि आपको पार्टीशन के लिए अलग वीडियो ढूंढना की ज़रूरत ना पड़े कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं। तो हम अभी डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, हमारा जो सिस्टम है चालू हो जाए, फिर उसके बाद हम डिस्क मैनेजमेंट में जाके पार्टीशन भी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है और ये देखिए दोस्तों कि ये विंडो 8 हमारा इंस्टॉल हो गया है, वो भी सक्सेसफुली। और यहाँ पे जो भी हमारे आइकन नहीं दिखते थे वो हम आइकन शो करने की कोशिश करते हैं, डेस्कटॉप आइकन। तो हम यहाँ राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन पे जाते हैं। उसके बाद हम चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जाते हैं और उसके बाद फिर ये कंप्यूटर और जो भी हमको आइकन डेस्कटॉप पे लाने हैं उस पर हम अप्लाई करते हैं, टिक करके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए कि जो भी दिस पीसी और जो कंट्रोल पैनल मैंने वहाँ पे टिक करा था तो और अप्लाई करा था तो वो डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तब हमको अपना पार्टीशन करना है हार्ड डिस्क में, तो हमको माय कंप्यूटर पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट खुल गया है कंप्यूटर और यहाँ पे हमको डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। हमको हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने हैं, तो यहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे तो हमारी यहाँ हार्ड डिस्क शो होगी। तो ये यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क शो हो रही है जो हमने 40 GB की हार्ड डिस्क बनाई थी। तो ये हमारी सी ड्राइव है। हमने तो दोस्तों ये हमारी जो सी ड्राइव है हमने पूरी ड्राइव में हमने विंडो इंस्टॉल कर दी थी। फिर इसके बाद हम सिंक वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको कितने GB का या कितने MB का हमको यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बनाना है, दूसरी जो पार्टीशन है। तो हम यहाँ पे कम 20 GB का बना लेते हैं।
हम 20 GB 19 GB का शायद पार्टीशन बनेगा इसमें, तो हम 20 GB का पार्टीशन बना लेते हैं। यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक कर देना है। जितने का भी हमको पार्टीशन बनाना है, यदि आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क है तो आप ज़्यादा का भी पार्टीशन बना सकते हैं। अभी मेरे पास ओनली 40 GB की हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे मैं कम का ही बना पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 19 GB का पार्टीशन बना लिया है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि पार्टीशन कैसे बनता है। आसानी से पार्टीशन बन जाता है, मगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, पार्टीशन बन गया है, मगर अभी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी अनलोकेटेड है। इसको यूज़ करने के लिए हमको इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो हमारा ड्राइव बताएगा कि कितने GB की बन रही है। उसके बाद भी हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये फिर ड्राइव लेटर बताएगा कि कौन सा ड्राइव लेटर आपको असाइन हुआ है। आप यहाँ पे ड्राइव लेटर चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने M कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये NTFS डिफ़ॉल्ट तो न्यू वॉल्यूम। आप यहाँ पे ड्राइव का नाम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब तक ये प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनेगा तब तक ये ड्राइव यूज़ करने लायक नहीं होगी। जब तक अनलोकेटेड होगी, जब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी न्यू वॉल्यूम बन चुकी है, और अब मैं आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ गया है कि यहाँ पे न्यू डिवाइस ऐड हो गई है न्यू वॉल्यूम M के नाम से। तो दोस्तों, ये देखिए एक सी ड्राइव जो कि हमने 40 GB की बनाई थी, और ये समथिंग 19.5 GB की एक ड्राइव न्यू बन चुकी है। तो यहीं पे वीडियो हमारी एंड होती है, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।